तो अभी तक हमने बात की कैसे तराइन के मैदान में वो पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, चौहान और तुर्कों में वो अद्भुतम समर घटित हुआ। तराइन के मैदान ने उस दिन बड़ा अद्भुत शौर्य देखा। इस शौर्य का वर्णन केवल वे ही आंखें कर सकती हैं जिन्होंने इसका दर्शन किया। इसी युद्ध के अंतिम क्षण में जब मोहम्मद गौरी ने देखा कि चौहान सेना भारी पड़ रही है और तुर्क भाग रहे हैं पीठ दिखाकर, तब मोहम्मद गौरी अपना अंतिम प्रयास करने के लिए अपनी जो अंतिम सैनिक टुकड़ी थी उसे लेकर सीधा घुस गया चौहान सेना में। बस इसका लक्ष्य था कैसे भी पृथ्वीराज चौहान को घायल कर दे, कैसे भी पृथ्वीराज चौहान तक ये पहुंच बना ले। लेकिन उससे पहले ही यहाँ भेंट होती है दिल्ली के महाराज गोविंदराज से। गोविंदराज अपने हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। मोहम्मद गौरी और गोविंदराज यहाँ पर भिड़ गए। बड़ा अद्भुतम वो युद्ध चलने लगा, द्वंद्व चलने लगा। धीरे 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 लड़ते लड़ते जब मोहम्मद गौरी और गोविंदराज एक दूसरे के सामने पहुंचे, मोहम्मद गौरी ने यहाँ अपने भाले से ऐसा जोरदार वार किया कि अगर वो सीधा लग जाए गोविंदराज के तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो हौदे से टकराकर उसका पिछला भाग लगा जिससे उनके 2 दांत टूट गए। लेकिन यहाँ फिर गोविंदराज ने ऐसा जोर का वार किया जो कवच को भेदते हुए मोहम्मद गौरी की पसलियों में जा घुसा। इसी से मोहम्मद गौरी अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ा। अब यहाँ पर कई सारी बातें हैं कि मोहम्मद गौरी फिर इसके बाद कैसे बचकर निकला इस तराइन के मैदान से। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, 3 बातें इसमें प्रमुख हैं। बहुत सारे मुस्लिम इतिहासकार ये मानते हैं कि जैसे ही मोहम्मद गौरी को ये भाला लगा वैसे ही एक खिलजी सैनिक ने मोहम्मद गौरी के घोड़े पर स्वयं को बिठाया। मतलब मोहम्मद गौरी के घोड़े पर वो खिलजी सैनिक बैठा और मोहम्मद गौरी समेत उस घोड़े को युद्ध से बाहर ले गया। तो एक तो ये वर्णन मिलता, लेकिन ये झूठा है। मिनहज ये बात करता है, लेकिन मिनहज की बात ये गलत है, क्योंकि खिलजी अगर बचाते मोहम्मद गौरी को तो मोहम्मद गौरी जाने के बाद खिलजी जो सेनापति था, खिलजी सैनिक थे, उनको इनाम देता, क्योंकि यही रिवाज थी। अगर कोई भी युद्ध भूमि में राजा की या सुल्तान की या बादशाह की किसी की भी जान बचाता था तो उसको इनाम दिया जाता था। हुमायूं ने तो बाद में ऐसा इनाम दिया था। हुमायूं जब चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से परास्त हुआ तब तो गंगा में डूबते डूबते बचा था। मतलब भागता हुआ जा रहा था तो गंगा में कूद पड़ा और गंगा में डूब गया होता, तब एक निजाम भिस्ती ने उसको बचाया। तो इसके बदले में हुमायूं ने लौटकर दिल्ली का एक दिन का शासक यानी कि एक दिन का बादशाह बनाया था निजाम को, और निजाम ने उसी एक दिन में अपने चमड़े के सिक्के भी चलाए थे। तो हर कोई, चाहे सुल्तान हो, बादशाह हो, चाहे राजा या महाराजा, चाहे सम्राट हो, लौटकर अपनी जान बचाने वाले को जरूर इनाम देते थे। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद गौरी उल्टा करता है। मोहम्मद गौरी ने जो खिलजी सेनापति था उसको बहुत बड़ा दंड दिया और खिलजी सैनिकों को तो बहुतों को तो मौत के घाट भी उतार दिए। ये मुस्लिम इतिहासकारी ये भी वर्णन करते हैं। तो ये नहीं माना जा सकता कि मोहम्मद गौरी को वहां से बचाकर निकाल ले जाया गया, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो वैसे भी अपनी मुट्ठी भर सेना को लेकर बीच में घुस गया चौहान सेना के। अब ये इतने, जहां पर जब गोविंदराज की नजर पड़ चुकी है मोहम्मद गौरी पर तो वो भाग तो नहीं सकता। दूसरी चीज यहां पर क्या हुई कि महाराज गोविंदराज ने समझा कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, तब वे अपना जो सैनिक टुकड़ी उसको लेकर लौट गए। अब यहां पर फरिश्ता लिखता है कि जैसे ये तुर्की सेना भागी तो इसका पीछा करते करते ये चौहान सेना भी 40 मील तक भागी। मतलब सतलज के पार जाकर ये रुके, और जब ये तुर्क अपनी सीमा में पहुंचे तो देखा कि सुल्तान दिखाई नहीं दे रहा। सुल्तान कहाँ गया सुल्तान का? तब उनके होश आया कि सुल्तान तो पीछे युद्ध भूमि में ही छूट गया। तब यहाँ पर फरिश्ता लिखता है कि तुर्क रात के अंधेरे में लौटे और वहां से तराइन के मैदान से सुल्तान को ढूंढ कर और फिर दोबारा वापस ले गए। लेकिन ये एक सिर्फ कोरी मान्यता इसलिए प्रतीत होती है कि इतना बड़ा तराइन का मैदान जहां हजारों लोग उस दिन मारे गए थे, जिस मैदान में चौहान सैनिक अपने सैनिकों को ढूंढ रहे हैं, रात भर ये चलता रहा था। मसाल लेकर कोई घायल सैनिक है चौहानों का, कोई जो वीरगति प्राप्त हो चुका है उस सैनिक को लेकर और उसको सही जगह तक पहुंचाना था। तो ये रात भर ये कार्यक्रम चलता ही था।
रात भर अपने सैनिकों को अपनी सही जगह ले जाना पड़ता था। तो ऐसे में जहां पर चौहान सैनिक चारों ओर घूम रहे हैं, ऐसे में कैसे ये तुर्क आकर, और आप ही सोचो कि वहां हजारों की लाश में, हजारों के शवों में कैसे उन्होंने मोहम्मद गौरी को देख लिया, कैसे उन्होंने मोहम्मद गौरी को पहचान, वो भी बिना मसाल के। अगर वो मसाल के साथ आते तो क्या चौहान सैनिक देख भी नहीं पाते कि मसाल के साथ हमारे अलावा कौन है। ये एक बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात पता चलती, क्योंकि वो जो अपनी सीमा में पहुंच गए तो लौटने में ही उन्हें इतना समय लग जाएगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा, सुबह हो जाएगी, वो नहीं आ सकते। जबकि चौहान सैनिक तभी नहीं लौटे, चौहान सेना ने तो उसके बाद फिर अभियान किए चारों ओर। पृथ्वीराज चौहान ने अपने सामंतों को भेजा, अपने भाई हरिराज चौहान को तो उन्होंने सरहिंद में भेजा, जहां पर तुलाकी 1200 घुड़सवारों को लेकर उस सरहिंद के किले को बिल्कुल सीज किए हुए था। वहां पर डटकर मुकाबला हुआ, 1 महीने तक ये युद्ध चला था सरहिंद में हरिराज चौहान का। तो हरिराज चौहान ने अंततः तुलाकी को बुरी तरीके से वहां परास्त किया और सरहिंद पर अपना अधिकार किया। तो ये बहुत बड़ी मुहिम चली पृथ्वीराज चौहान की। ऐसे ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ कि बस ये तराइन का पहला युद्ध हुआ, इसको जीतकर बड़ी हंसी खुशी पृथ्वीराज चौहान अपने घर चले गए, नहीं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान थानेसर में आकर रुके और थानेसर से ही वे अपने सभी सामंतों को यत्र तत्र भेजने लगे। अपनी सीमा को पूर्णतः सुरक्षित करने के बाद ही पृथ्वीराज चौहान अपने अजमेर लौटते हैं। तो यहाँ पर ये संभावना नहीं है कि मोहम्मद गौरी को ये तुर्क वापस आकर खोज कर और फिर ले जाएं। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज यह है जो रासों में मिलती है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने कैद कर लिया। और इसमें बड़ी ही दिलचस्प एक कहानी मिलती है, बड़ी जोर की कहानी। इसमें मिलता है कि धीर सिंह जो पुंडीर थे, उन्होंने कैद किया था मोहम्मद गौरी को। तो कहानी तो बहुत लंबी है कि धीर सिंह गजनी भी पहुंचते हैं और गजनी में बड़ा ही अद्भुत अपने शौर्य का परिचय देते हैं मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी प्रसन्न होकर यहाँ धीर सिंह को जाने भी देता है, क्योंकि वो एक खंबे को उखाड़ देते हैं। बड़ा ही जोर का खम्मा था। वो खम्मा कैसा था? एक पेड़ के चारों तरफ वो खम्मा बनाया हुआ था। तब वो बल की परीक्षा लेने के लिए धीर सिंह को उकसाता है, धीर सिंह उसको उखाड़ देते हैं। तब बड़ा ही प्रसन्न होता है। तब मोहम्मद गौरी जाने देता है। तब मोहम्मद गौरी को धीर सिंह वचन देकर आते हैं कि एक दिन मैं तुझे जरूर परास्त करके तुझे अपने पास में बांधकर सम्राट के चरणों में उपस्थित करूंगा। तो धीर सिंह पुंडीर यहाँ पर अपना वचन निभाते हैं और मोहम्मद गौरी को बांधकर पृथ्वीराज चौहान के सामने ले जाते हैं। ये तराइन का ये पहले युद्ध की बात रासों में मिलती है। तब यहाँ पर 2 खवास का वर्णन आता है। एक सैरन खवास जो भागकर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, अपने नगर में पहुंचता था। उसकी पत्नी बड़ा धिक्कारती है कि तुम सुल्तान को ऐसे छोड़कर आ गए। तब यहाँ पर सैरन खवास लौटता है पृथ्वीराज चौहान के पास और एक दूसरा होता है बैजल खवास। तब ये दोनों मिलकर कोशिश करते हैं सुल्तान को छुड़ाने की। मतलब आप समझो इसको इस तरीके से कि सुल्तान अगर पकड़ा गया था, अगर मोहम्मद गौरी पकड़ा गया है, तो उसको छुड़ाने के लिए यहाँ पर उसके जो खवास हैं, उसके जो निजी सहायक हैं, उसके जो मंत्री कह लो, सामंत कह लो, प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी सुल्तान को छोड़ दिया जाए। कोई सी भी शर्त मंजूर है, केवल सुल्तान को छोड़ दिया जाए। तो ये प्रयास एक वाजिब लगता है। ये लगता है कि हाँ बिल्कुल किया गया होगा। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। तो इस पर धीर सिंह पुंडीर बड़े नाराज भी होते हैं उस बैजल खवास पर। बैजल खवास को मारने के लिए भी दौड़ते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान यहाँ धीर सिंह पुंडीर को रोककर मोहम्मद गौरी को छोड़ देते हैं। सभी सामंत यहाँ मोहम्मद गौरी को छोड़ने के लिए पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं। तो ये कहानी आती है रासों में, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि मोहम्मद गौरी को अगर पृथ्वीराज चौहान ने पकड़ लिया, क्योंकि बार बार ये आक्रमण कर रहा है, कभी खुद आता है तो कभी अपने सैनिक सामंतों को भेजता है। पृथ्वीराज चौहान आसानी से मोहम्मद गौरी को तो नहीं छोड़ सकते कि बस पकड़ा और उसे रिलीज कर दिया। सामंत भी इतने मूर्ख नहीं थे कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान को बार बार ये घटनाक्रम दोहराने दें, क्योंकि वो पहले दोहरा चुके हैं, सिंधु सतलज के युद्ध में दोहरा चुके हैं, कई युद्धों में यहाँ परिचय दे चुका है। ये मोहम्मद गौरी के धूर्त है, ये नहीं मानेगा, ये बार बार आक्रमण करेगा जब तक कि जीत नहीं जाता। तो ये बात भी, ये सब मैं विश्लेषण बता रहा हूं आपको वीरेंद्र सिंह राठौर का। तो वीरेंद्र सिंह राठौर कहते हैं कि यहाँ पर ये विश्लेषण भी कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया, ये भी समझ नहीं आता। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी द्वारा छोड़ा जाना भी यहाँ बिल्कुल तर्क से परे है। तो फिर अंत में हुआ क्या था? अगर मोहम्मद गौरी बच निकला तो फिर कैसे निकला? इसका कोई भी विश्लेषण कहीं से भी तर्कयुक्त प्राप्त नहीं होता।
हाँ, तर्क से परे तो यहाँ पर प्राप्त होता है कि मुस्लिम लेखक अपना तर्क देते हैं, हिंदू लेखक अपना तर्क देते हैं कि हमने उसको दबोच लिया, उसको कैद कर लिया, फिर छोड़ा। मुस्लिम लेखक कहते हैं कि भैया युद्ध में गिरा ही नहीं था, वो युद्ध से पहले ही बचा लिया गया। लेकिन ये सभी तर्क कुतर्क हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ किसी भी विद्वान के, यहाँ पर कई सारे विद्वान अपना सारा विश्लेषण देते हैं, चाहे वो दशरथ शर्मा हो, चाहे गोपीनाथ शर्मा हो, चाहे डॉक्टर ऊजा हो, सब अपना अपना विश्लेषण देते हैं। लेकिन इतिहासकार यहाँ पर कोई भी एक मत नहीं हो पाता। क्या हुआ था वो रात्रि ही जाने, वो रात्रि बीच में आई थी। अनुजा चंद्रमौली यहाँ पर एक और विश्लेषण प्रकट करती हैं, बड़ा सुंदर है, कि गोविंदराज तोमर यहाँ पर मोहम्मद गौरी को गिरता हुआ देखते हैं। जब भला लगता है तो वो घोड़े से गिर पड़ता है। तो यहाँ पर गोविंदराज समझते हैं कि मोहम्मद गौरी मारा गया। अब मोहम्मद गौरी मारा गया, इस बात से वो प्रसन्न हो जाते, तो चारों तरफ ये बात फैल जाती है, सुल्तान मारा गया, सुल्तान मारा गया। और यही बात आकर गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं कि मैंने सुल्तान को मौत के घाट उतार दिया। इस बात में भ्रम हो जाता है पृथ्वीराज चौहान को भी और चौहान सेना को भी। तो वो अपना उत्सव मनाते हैं और बड़ा जोर का उस दिन रात्रि में उत्सव मनाया जाता है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, अपना सब मदमस्त हो जाते हैं। तो इसी उत्सव के बीचों बीच तुर्की सैनिक लौटते हैं और मोहम्मद गौरी को उस मैदान से बचाकर ले जाते हैं। लेकिन इसमें भी कई सारे फॉल्ट ये हैं कि पहले दिन जीतकर कभी भी कोई भी जश्न नहीं मनाया जाता था। ये रिवाज थी, पहले दिन जीतने पर। ये हमने सीखी थी महाभारत से। महाभारत में जब कौरव पांडवों का वो युद्ध समाप्त होता है तो भगवान कृष्ण पांडवों को जश्न नहीं मनाने देते, खुशी नहीं मनाने देते, उन्हें ले जाकर भगवान वेदव्यास के पास जाकर बिठा देते हैं। तो रात्रि में जब अश्वत्थामा आता है तो पांडव नहीं होते ना अपने शिविर में। तब ये रीति रिवाज था कि युद्ध जीतो चाहे हारो, हारने पर तो आप जश्न क्या ही मनाओगे, लेकिन जीतने पर आप कोई उत्सव नहीं मनाओगे, क्योंकि अभी पता नहीं शत्रु कहां से रात्रि के अंधेरे में फिर से एकत्रित होकर और फिर से आक्रमण कर दे। तो ये जश्न वाली बात एक फैंटेसी ज्यादा लगती है, ऐसा नहीं हो सकता। और गोविंदराज जहां भाला मारे उनको दिख रहा है भाला कहां लगा है, ऐसे नहीं है, वो एक अनुभवी योद्धा हैं, उनकी आंखें तेज हैं इतनी तो वो देख पाए कि मोहम्मद गौरी मरा है कि नहीं मरा। और अपने सबसे बड़े शत्रु को बिना ये कंफर्म किए कि वो मरा है कि नहीं मरा छोड़कर कोई भी नहीं आएगा। जबकि चौहान सेना जीत चुकी है युद्ध को, तो वो उसको लाते और घसीट कर ले जाते शिविर में और बंदी बनाते। तो यहाँ पर जैसे भी हो, लेकिन मोहम्मद गौरी उस तराइन के मैदान से बचकर निकल गया। चाहे पृथ्वीराज चौहान ने दया की हो, चाहे रहम किया हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की हो, मोहम्मद गौरी को छोड़कर कैद कर लिया फिर छोड़ दिया। ये भूल भी हो सकती है, लेकिन अगर इसको न माना जाए कि कैद किया था, अगर मोहम्मद गौरी उस तराइन के मैदान से घायल होकर भी बचकर निकल गया तो भी पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल है। तब भी गलती यहाँ पृथ्वीराज चौहान की ही है कि वो कैसे नहीं मोहम्मद गौरी को पकड़ पाए, कैसे नहीं उसको बंदी बना पाए। तो जैसे भी हो, यहाँ पर गलती पृथ्वीराज चौहान और उनके सामंतों की, उनके सेनापतियों की है। इतना बड़ा मौका उन्हें प्राप्त हुआ और वो इसे चूक गए। एक बड़ी गलती यहाँ पर हो गई। मोहम्मद गौरी तराइन के मैदान से बचकर अपनी गजनी में पहुंचा, गजनी में उसकी चिकित्सा हुई, लेकिन यहाँ मोहम्मद गौरी के भीतर एक आग सुलग गई थी। कैसे भी पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना है, क्योंकि बार बार ये भाग रहा था। इसको 15 साल हो गई थी युद्ध से भागते भागते, बार बार ये हिंदुस्तान पर, भारतवर्ष पर आक्रमण करता, बार बार यहाँ आर्यावर्त में ये परास्त होकर अपने जूते सर पर लेकर भागता। लेकिन अब की बार यहाँ मोहम्मद गौरी सुलग गया पृथ्वीराज चौहान से, बदला लेने के लिए आग लग गई मोहम्मद गौरी में। अब यहाँ पर मोहम्मद गौरी कैसे फिर तराइन के दूसरे युद्ध में उपस्थित होता, कैसे कायरतापूर्ण हरकत से ये पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता, तो उसकी बात अब हम आगे करेंगे।